Hello students, today our topic is Fiole's principle of management. So, firstly we will discuss about Henry Fiole. Henry Fiole कौन है? Henry Fiole एक फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट है। इनका टाइम पीरियड है 1841 से 1925। इन्होंने फ्योल ने 4 फंक्शंस दिए थे मैनेजमेंट के, जिसे प्लानिंग को इन्होंने प्लान बोला, और ऑर्गेनाइजिंग में इन्हें ऑर्गेनाइज बोला गया है, डायरेक्टिंग को इन्होंने कमांड बोला है, और कंट्रोलिंग को इन्होंने कंट्रोल बोला है। सो फर्स्टली हम इन्होंने अंडरटेकिंग जितनी भी एक्टिविटीज होती है किसी भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में, उन्हें इन्होंने डिवाइड करा। तो फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग एंड मैनेजीरियल। तो जो काम है अकाउंटिंग से रिलेटेड और मैनेजीरियल वो एक डिपार्टमेंट करेगा। फिर उसको क्लासिफाई करा कि कुछ एक्टिविटीज टेक्निकल नेचर की होती हैं, कुछ कमर्शियल, फिर फाइनेंशियल और फिर सिक्योरिटी। इन्होंने जो मैनेजर के अंदर कहा कि कुछ क्वालिटीज प्रेजेंट होनी चाहिए, कि एक मैनेजर ये सब क्वालिटीज के साथ होना चाहिए। कौन कौन सी वो क्वालिटीज थी? फर्स्ट वन इज फिजिकल, सेकंड इज मोरल, थर्ड इज एजुकेशन, एंड फोर्थ इज नॉलेज, एंड फिफ्थ इज एक्सपीरियंस। तो ये सब क्वालिटीज एक मैनेजर के अंदर होनी चाहिए। फिर उसके बाद फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए। इन 14 प्रिंसिपल्स को याद करने की एक ट्रिक हो सकती है DADICU क्रॉस, डैड आई सी यू क्रॉस और डैड आई सी यू यूज रोजेस। तो आप कोई भी ट्रिक याद कर सकते हैं, तो जिससे आपके नाम याद हो जाएंगे। D स्टैंड फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड इज A अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड इज डिसिप्लिन, D फॉर डिसिप्लिन, एंड फोर्थ इज इनिशिएटिव, फिर S फॉर सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, फिफ्थ इज इक्विटी, एंड नेक्स्ट E स्टैंड फॉर स्पिरिट द क्रॉप, फिर यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, then C stand for centralization and decentralization, R stand for remuneration of employee, O stand for order, S stand for scalar chain, and next S stand for stability of tenure of personnel. So firstly we will discuss about our first principle of management given by Fioll, that is division of work. Division of work क्या कहता है? वर्क, काम को क्या करना? डिवाइड, डिवीजन, डिवाइड। तो इसमें क्या किया जाता है? काम को, वर्क को छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मॉल स्मॉल टास्क में डिवाइड किया जाता है। तो जो स्मॉल टास्क हैं, छोटे छोटे, उसके लिए क्या होता है, जो उस काम में जो स्पेशलिस्ट हैं, ट्रेन्ड पर्सन हैं, जो स्पेशलिस्ट कहलाएंगे, जो उस काम को कर सकते हैं, जिनके अंदर वो कॉम्पिटेंसी है उस काम को करने की, वो उस काम को परफॉर्म करेंगे। तो जब वो उस काम को परफॉर्म करेंगे, जो एक्सपर्ट होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे, ट्रेंड होंगे, तो इससे काम में क्या आ जाएगी? स्पेशलाइजेशन। और ह्यूमन एफर्ट्स, जब वो अपनी डायरेक्शन में काम करेंगे, जिस काम में वो एक्सपर्ट हैं, तो उनके जो एफर्ट्स हैं वो एफिशिएंटली यूटिलाइज होंगे, जिससे कॉस्ट भी कम आएगी, आउटपुट इफेक्टिव होगा, हम टारगेट को अचीव करेंगे और अच्छे तरीके से अचीव करेंगे, मतलब कम कॉस्ट में। इसमें हर काइंड ऑफ वर्क पर डिवीजन ऑफ वर्क अप्लाई होता है। कोई भी वर्क हो, किसी हॉस्पिटल में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे हॉस्पिटल है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी ये डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। जैसे कि कोई भी एक कंपनी है, उसमें जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और फिर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है। जो जिस काम में एक्सपर्ट होगा, उसके स्पेशलाइज्ड पर्सन उसी डिपार्टमेंट में जाएंगे। जो फाइनेंस से रिलेटेड है उनको इस काम में डिपार्टमेंट में सोच दिया, फिर जो मार्केटिंग से रिलेटेड एक्सपर्ट है उन्हें इधर डायरेक्शन में दे दिया काम, फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड उन स्पेशलाइज्ड पर्सन को भी प्रोडक्शन का काम। तो ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करेंगे, पर कलेक्टिवली ये क्या करेंगे? पूरी जो कंपनी है, जो कंपनी की प्रोडक्शन है, कंपनी का सेल टारगेट्स हैं, उसको अचीव करेंगे। कलेक्टिवली ये क्या करेंगे? कलेक्टिवली कंपनी की प्रोडक्शन और सेल्स टारगेट को अचीव करेंगे। प्रोडक्शन और सेल्स टारगेट को, किसकी? कंपनी के। तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा? अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वर्क को अपनाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, तो उससे क्या होगा? काम स्पेशलाइजेशन आएगी, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी और कोई भी काम में डुप्लीकेशन नहीं होगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ चलनी चाहिए, इनके बीच में बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैलेंस। तो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी ये कहती है कि पावर
टू मेक डिसीजंस, कि हमारे पास डिसीजन लेने के लिए क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, कि हम राइट डिसीजन ले सकें जो उस वक्त सुटेबल हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, हमारी ऑब्लिगेशंस। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, उस काम से रिलेटेड हमारी ऑब्लिगेशंस क्या क्या हैं, जो हमें काम असाइन किया गया, जो भी जॉब असाइन की गई है उससे रिलेटेड हमारी क्या ड्यूटी बनती है। अथॉरिटी मतलब कि मुझे कोई काम दे दिया, पर उसके रिलेटेड मुझे अथॉरिटीज भी दी जाती हैं कि आप ये काम कर सकते हो, ये डिसीजन अपने लेवल पर ले सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपको ये काम इस वक्त तक पहुंचाना है। पर जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों ही साथ साथ चलती रहती हैं। अथॉरिटी मैच होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैच होनी चाहिए अथॉरिटी के। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय के पास अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वो क्या करेगा, पावर्स का मिसयूज करेगा, पावर्स का मिसयूज करेगा। क्यों, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी तो है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिम्मेवारी तो है नहीं, बस पावर पावर दे दी, तो क्या करेगा, वो अपनी पावर का मिसयूज ही करेगा। नेक्स्ट है कि अगर किसी व्यक्ति के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अथॉरिटी नहीं है, मतलब जिम्मेवारी दे दी पर उसके पास उतनी ताकत नहीं है उस काम को करने के लिए, तो क्या होगा, पुअर डेलीगेशन कहा जाएगा इसे, कि उन्होंने सही तरीके से काम को डेलीगेट नहीं करा। जो इम्प्लॉई है वो डीमोरलाइज हो जाएगा और लेस प्रोडक्टिव काम करेगा, और जो एनवायरनमेंट होगा वो कैसा रहेगा, टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट, कोई भी काम कर कर खुश नहीं होगा। तो इसमें ये कहते हैं कि जो अथॉरिटी है दो तरह की होती है, एक ऑफिशियल अथॉरिटी और एक पर्सनल अथॉरिटी। ऑफिशियल मतलब कि किसी को कमांड देने की, और पर्सनल की और इंडिविजुअल मैनेजर की क्या अथॉरिटी है। इसी तरीके से एक और तरीके से भी अथॉरिटी को क्लासिफाई किया गया है, फॉर्मल अथॉरिटी और इनफॉर्मल अथॉरिटी। फॉर्मल क्या होता है कि किस तरह से जो डेजिग्नेटेड रोल असाइन किया गया उससे रिलेटेड, और इनफॉर्मल क्या, कि जो हम किसी से, कई बार क्या होता है कि हम उसे अथॉरिटी दे देते हैं पर हमने उसको कोई रोल असाइन नहीं करते, उसमें हम उसका, हमारे पास ट्रस्ट होता है, रिस्पेक्ट होती है, उसकी पर्सनल क्वालिटी के बेसिस पे हम उसे ये पहचान दे देते हैं, तो वो उसके पास ये पावर दे देते हैं, तो वो उसे क्या कहलाते हैं, उसके पास वो पावर तो है पर उसका कोई डेजिग्नेशन रोल ऐसा कुछ नहीं असाइन हुआ, तो वो इनफॉर्मल क्या कहलाएंगी, वो इनफॉर्मल अथॉरिटीज। नेक्स्ट इज पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे अगर हमारा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, कि कोई भी मिसयूज नहीं होगा। अगर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर होंगी तो पावर का मिसयूज नहीं होगा, सभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टाइम पर मीट करेंगे, सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टाइम पर निभाएंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अथॉरिटी है, कि मेरे को कंपनी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपकी कंपनी की जो नेट मार्जिन मतलब जो गैप है सेल और कॉस्ट के बीच में, वो कितने का होना चाहिए, 50 करोड़ का। पर अथॉरिटी क्या है, उसके लिए अथॉरिटी चाहिए थी कि आपको क्रेडिट दे सकते हो 40 डेज का। कितने दिन का क्रेडिट दे सकते हो, 40 डेज का मांगा। ठीक है, अथॉरिटी मिली उसको, पावर ये दी कि आपको किसी काम को करने के लिए आप कितने दिन का क्रेडिट दे सकते हो, 40 डेज का। पर जब डील फाइनल करने की बात आई, तो उस बंदे से, जिस पर्सन ने अगर उसको सेल टारगेट अचीव करना था 50 करोड़, तो उसको क्या क्रेडिट पीरियड देने की जरूरत पड़ी, 60 डेज का। तो अब उसके पास तो अथॉरिटी नहीं है इस चीज की, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि आपने 50 करोड़ का टारगेट अचीव करना है, पर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ मैचिंग अथॉरिटी क्या चाहिए कि क्रेडिट पीरियड 60 डेज हो सके, पर ऐसा नहीं हुआ। तो इससे क्या हुआ, इम्बैलेंस हो गया। तो इसीलिए अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए, मैचिंग, ताकि इम्बैलेंस ना हो और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर हो। अगर अथॉरिटीज होंगी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होंगी तो मिसयूज होगा पावर का, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अथॉरिटी नहीं है, तो काम नहीं हो पाएगा, डेलीगेशन अच्छा नहीं होगा, तो सब काम में डिले होगी, तो उससे भी दिक्कत आएगी। तो दोनों का बराबर होना। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, डिसिप्लिन की ओबीडियंस टू द ऑर्गेनाइजेशन रूल, की जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाए। साथ ही साथ ये भी कहता है, जनरली केस स्टडीज इस बात से आती हैं कि जो एग्रीमेंट हुआ था क्या वो फॉलो किया गया है, क्या नहीं क्या निभाया गया है, क्या नहीं निभाया गया। तो सबसे पहले इसमें ये कहते हैं कि गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी, की जो भी पेनल्टीज हैं वो सही तरीके से यूज हों। ये नहीं
कि किसी को भी पनिशमेंट मिल रही है तो वो उसने काम करा ही मत नहीं हो। और थर्ड इज क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट। तो जो डिसिप्लिन क्या कहता है कि जो पेनल्टीज है उनका सही तरीके से यूज होना चाहिए और गुड सुपीरियर होने चाहिए, सभी लेवल पर क्लियर और फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए। अब पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में सब काम डिसिप्लिन वे में होंगे तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा। सबसे पहला, सिस्टमैटिक वर्किंग, सही तरीके से काम चलेगा, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। एफिशिएंसी का मतलब कि कॉस्ट कम आएगी क्योंकि सब लोग रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझते हैं कि एक कंपनी है, उसे बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था, तो उनके मैनेजर और एम्प्लॉय के लेबर यूनियन के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। मैनेजमेंट ने ये कहा कि हमारा जब ये लॉस रिकवर हो जाएगा तो हम तुम्हारी वेजेस बढ़ा देंगे, और लेबर यूनियन ने कहा कि ठीक है, हम एक्स्ट्रा आवर्स काम करेंगे बिना किसी एडिशनल पेमेंट के भी। अब हमें कोई पेमेंट ना दो, हम अभी एक्स्ट्रा काम करेंगे बिना पेमेंट के। पर अब डिसिप्लिन क्या कहता है कि अब ऑर्गेनाइजेशन लॉ से निकल गई तो उन्हें अपने कमिटमेंट फुलफिल करने चाहिए, जो वादा करा बिना किसी प्रेजुडिसेस के। उन्हें अपने कमिटमेंट को निभाना चाहिए, जो एम्प्लॉय को कहा वो किया जाए। तो अनफेयर ओपिनियन के बिना अपने कमिटमेंट्स को पूरा करना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई भी केस स्टडीज आ जाएं जिसमें ऐसा हो कि एम्प्लॉय के साथ प्रॉमिस किया हो और बाद में उस प्रॉमिस को नहीं निभाया गया हो ऑर्गेनाइजेशन ने, तो उसका मतलब वहां पर डिसिप्लिन फॉलो नहीं हो रहा। तो ये सिर्फ ये नहीं सोचना कि जो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, किसी कमिटमेंट को, किसी एग्रीमेंट को भी फॉलो नहीं किया जा रहा बाद में, तो वहां भी डिसिप्लिन प्रिंसिपल को अवॉइड किया जा रहा है। सो नेक्स्ट इज, नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है वो किससे रिलेटेड है। इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या होगा। इनिशिएटिव मतलब पहल करना। तो कोई भी काम के लिए फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन, कि खुद में उस काम को करने की इच्छा हो, मुझे ये काम करना है, तो मैं खुद ही उस काम के बारे में सोचूं और फिर खुद ही उसे एग्जीक्यूट करूं कि उसको पूरा भी करूं। तो इसका मतलब ये, इनिशिएटिव का मतलब ये नहीं है कि हाँ खुद किसी काम को करो और खुद सोचो और एग्जीक्यूट करो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अगेंस्ट चले जाओ इसके, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रैक्टिस है, कि हाँ हम कुछ अलग कर रहे हैं, हमने कुछ इनिशिएटिव करा। इनिशिएटिव में ये नहीं कहते कि तुमने ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनको नुकसान पहुंचाना है। तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है, जब इनिशिएशन दिया जाता है एम्प्लॉइज को तो वो मोटिवेट रहते हैं और टारगेट्स को इजीली अचीव कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो काम है उन्होंने इनिशिएटिव लिया है तो उसको एग्जीक्यूट भी कर दिखाना है, तो इससे टारगेट इजीली अचीव हो जाते हैं। तो जिससे फ्योल ने इसके बारे में ये बोला है कि जब भी एक वर्कर है उसको एनकरेज किया जाता है तो वो क्या करता है, कोई भी प्लान को पहले बनाता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है, तो बहुत ही मेहनत लगा देता है अपना दिल जान। और उससे मान लीजिए कि मैंने कोई भी काम किया, एम्प्लॉय से सजेशंस ले ली कि हम इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और उसने उस काम को जो सजेशन दी थी उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा कॉस्ट भी कम आई, टाइम भी कम आया, और रिवॉर्ड हम उसको देना चाहिए। तो क्यों, क्योंकि उसकी वजह से हमने वो प्लान इम्प्लीमेंट करा और उसकी वजह से इम्प्रूवमेंट हुई। इम्प्रूवमेंट क्या हुई, कॉस्ट कम आई, टाइम कम लगा, तो इसका कारण उसको उसको रिवार्ड दिया जाना चाहिए। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है, इनिशिएटिव। तो अगली बार वो तभी इनिशिएटिव लेगा ना कि उसको जब उसने फर्स्ट टाइम कोई काम करने के लिए इनिशिएशन लिया तो उसको उसका रिवॉर्ड मिला, तो वो नेक्स्ट टाइम भी इनिशिएटिव लेने की सोचे। सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये कहते हैं कि हमें किसको प्रायोरिटी देनी है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को या फिर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को। तो आंसर है इसका कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी है। किसके इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी है, ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट अलग होगा, इंडिविजुअल का अलग। ऑर्गेनाइजेशन तो ये चाहेगी कि ऑब्जेक्टिव अचीव हो, टाइमली आउटपुट ज्यादा से ज्यादा निकलवा सके वो एम्प्लॉय से, और जबकि एम्प्लॉय एक एज ए इंडिविजुअल क्या चाहेगा कि उसकी सैलरी ज्यादा से ज्यादा हो, उसे काम करना कम पड़े, कम टाइम में वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए। तो ये दोनों के इंटरेस्ट में डिफरेंस है, तो हमें किसके इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी है, ऑर्गेनाइजेशन के। फिर उसके बाद जो हमें इसमें ये सोचना है कि जो इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनी सुपरसीड
जो इंटरेस्ट ऑफ कंपनी है वो सुपरसीड होना चाहिए इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल के। तो इंटरेस्ट ऑफ कंपनी में क्या क्या आएगा? वर्कर, शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, ओनर, क्रेडिटर, डेटर्स, फाइनेंसर, टैक्स अथॉरिटीज, कस्टमर, सोसाइटी। तो इन सब के गोल को, इन सब के इंटरेस्ट को प्रेफरेंस देनी चाहिए किसके कंपैरिजन में? किसी एक स्मॉल ग्रुप के कंपैरिजन में। अगर हम ऐसा करेंगे तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या आएगा कि ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव कर पाएगी टाइमली, और इंडिविजुअल गोल और ऑर्गेनाइजेशन के गोल के बीच में क्या बना रहेगा? कोऑर्डिनेशन। सो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है कि अगर मान लीजिए किसी को प्रमोशन देने की बात आती है, तो दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो जो ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिफाइड कैंडिडेट है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, उसको प्रमोशन दे, या फिर जो पर्सनल फेवरेट है उसको प्रमोशन दे। तो अगर हम किसी पर्सनल फेवरेट को प्रमोशन देंगे इन कंपैरिजन टू कि जो क्वालिफाइड है, तो इसमें हम इस प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो पर्सनल फेवरेट है वो हम उसको प्रमोट कर कर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में ना सोचकर उस इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास केस स्टडी आ जाए कि जिसमें किसी एक पर्सनल फेवरेट को प्रमोट किया गया और क्वालिफाइड कैंडिडेट को इग्नोर किया गया, क्योंकि तो वहां हमने ये प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अगला है जैसे कि कोई भी सेल पर्सन है, उसने कमीशन, पर्सनल कमीशन और पे ध्यान दिया, या फिर लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशन की जिसको कमीशन देते वक्त या तो वो ये देख रहा है कि इसके साथ हमारे लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप बने रहे, और नहीं तो वो दूसरा पर्सन ये कह रहा है कि दूसरे केस में वो कह रहा है कि पर्सनल कमीशन उसकी कितना बेनिफिट मिल रहा है। तो जिस केस में वो पर्सनल कमीशन के बारे में सोच रहा है, तो वो वहां इस प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है, क्योंकि इससे वो अब ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को बेनिफिट ना देकर अपनी डिजायर्स को बेनिफिट दे रहा है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी ये बोलता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन। नो डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं। किसके बेसिस पर भेदभाव किया जाता है जनरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? कि उनकी नेशनैलिटी के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, कास्ट के अकॉर्डिंग, बिलीफ के अकॉर्डिंग। कि नेशनैलिटी आप इंडियन हो या नहीं, तो आपको इंडियन हो तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं। आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। आप मेल हो तो आपको प्रमोट किया जाएगा, नहीं हो तो, फीमेल हो तो आपको ज्यादा काम करने पर प्रमोट किया जाएगा। रिलीजन, आप हिंदू हिंदू फैमिली से हो तो आपको प्रमोट कर रहे हैं, मुस्लिम फैमिली से हो तो आपको प्रमोट नहीं कर रहे। लैंग्वेज, कि आप इंग्लिश स्पीकिंग हो तो आपको जल्दी प्रमोट कर रहे हैं, नो इंग्लिश स्पीकिंग हो तो आपको प्रमोट नहीं कर रहे। कास्ट, पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हो तो आपको प्रमोट नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए। ये फेयरनेस की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, FAIR। तो फेयरनेस टू ऑल एम्प्लॉय, इसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सभी के साथ फेयरनेस होनी चाहिए। फेयरनेस किस तरीके से होनी चाहिए कि किसी से भी कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो मैनेजर है उसका बिहेवियर अपने वर्कर के लिए बहुत ही काइंडलीनेस, जस्टिस और लॉयल डिवोशन होना चाहिए। किसके लिए? अपने वर्कर्स के लिए, कि वो किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव ना करे, जो जो डिजर्विंग है उसे मिले। इक्विटी का मतलब ये नहीं होता कि सभी को बराबर दो, पर जो ज्यादा डिजर्व करता है उसको ज्यादा दिया जाना चाहिए, जो जो कम डिजर्व करता है उसको कम करना दिया जाना चाहिए। मतलब इक्विटी मतलब जिसको जितनी जरूरत है, ना कि इक्वल। इक्वल मतलब सबको बराबर। इक्विटी कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन ये सोच कर नहीं होना चाहिए कि वो उस पर्टिकुलर कास्ट का है, उस रिलीजन का है, उस लैंग्वेज का है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए मैनेजर को अपने वर्कर्स को। डिफरेंट इंडिविजुअल्स को डिफरेंट तरह की नीड्स होती हैं, डिफरेंट सपोर्ट चाहिए होता है आउटकम को तक लेके जाने के लिए। कि एक एम्प्लॉई है, उसको ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन की जरूरत है। एक है अब मोटिवेशन के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं, किसी को मोटिवेट पैसा करेगा, किसी को पोजीशन करेगी। तो हर इंडिविजुअल की नीड अलग है और हर किसी को उस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ हमने इक्विटी और इक्वालिटी में एक बार दोबारा से डिफरेंस पढ़ते हैं। इक्वालिटी का मतलब क्या है कि गिविंग एवरीवन द सेम थिंग, कि हर किसी को सेम
चीज मिले, जैसे कि अगर हम क्लास में टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो सभी को 5-5 टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करें, तो इसका मतलब दैट इज इक्वालिटी। बट इक्विटी ये है कि जो पर्सन जिसको ज्यादा जरूरत है उसको ज्यादा दी जाए। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कुछ लोग जिसकी हाइट छोटी है उसे दीवार के उस पार देखना है, तो उसको ज्यादा नीचे सपोर्ट की जरूरत होगी इन कंपैरिजन टू जिसकी हाइट लंबी है। तो वो इक्विटी ये कहता है कि हर पर्सन को उसकी उतना पहुंचाया जाए ताकि वो सब लोग सेम लेवल पर हों, उनके बीच में कोई भी भेदभाव ना हो। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? सबसे पहला पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है? सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय सेटिस्फाई होते हैं कि उनको उनके काम के अकॉर्डिंग पैसे मिल रहे हैं। फिर वो मोटिवेट होते हैं कि हमें और अच्छा काम करना है, ताकि हमें और अच्छी, अगर हम काम अच्छा करेंगे तो हमें प्रमोशन मिलेगी। ये तो है नहीं कि हम इस कास्ट से हमारे साथ भेदभाव होगा। तो वो मोटिवेट होंगे और भी अच्छा काम करने के लिए, और वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाना पसंद नहीं करेंगे। तो इसे क्या बोलेंगे? हमारा टर्नओवर कम हो जाएगा। और इससे वो कहेंगे कि गुड प्लेटफॉर्म अमंग द मैनेजरियल एम्प्लॉय, गुड रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट, की जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉय हैं उन्हें एक दूसरे के ऊपर विश्वास होगा कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें प्रमोशन मिलेगी, हमें अच्छी सैलरी मिलेगी, हमें अच्छा बोनस मिलेगा, हमारे साथ भेदभाव नहीं होगा, तो उनके रिलेशनशिप भी आपस में बहुत ही अच्छे होते जाएंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्पिरिट दी कॉप्स। स्पिरिट दी कॉप्स क्या कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किस चीज को प्रमोट करना चाहिए? टीम स्पिरिट को। किसको? टीम स्पिरिट। जैसे कि अपने जो भी एम्प्लॉइज हैं वो सब एक टीम में समझकर काम करें। किसको किसके साथ रिप्लेस किया जाए? आई को किसके साथ रिप्लेस किया जाए? वी के साथ। आई को किसके साथ रिप्लेस किया जाए? जो हमारा ये आई है, हम ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे, ना कि मैं ये काम करूंगा। और इससे क्या होता है? अगर टीम स्पिरिट ना हो, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट ना हो, तो इससे क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नहीं होगा और ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का अचीव नहीं होगा। स्पेशली जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या होगा? लार्ज। तो उस केस में टीम स्पिरिट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अगर बिना टीम स्पिरिट के हम काम करेंगे एक लंबी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां क्या होगा? बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में वहां कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन को वो अचीव करने में डिफिकल्टी करेंगे। नेक्स्ट इज इफ टीम स्पिरिट, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट से काम कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? पेनल्टीज की फाइन इम्पोज करना, किसी तरह की पेनल्टीज लगाना, इसकी जरूरत कम से कम पड़ेगी। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस। सबको ये लगेगा कि हम सब एक हैं, हमने सबने मिलकर एक गोल अचीव करना है, आपस में विश्वास है, हम सब जुड़े हुए हैं और सब एक गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। सो जो रिमेनिंग 7 प्रिंसिपल्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।